नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज के जो प्रश्न लिए गए हैं वो पर्यावरण और बाल विकास दोनों पे लिए गए हैं। जो शिक्षण सेट ये 7वां प्रैक्टिस सेट जा रहा है आप लोगों के समझ, पर्यावरण और बाल विकास दोनों का, और 20 प्रश्नों का टारगेट रखा गया आज आप लोगों के समझ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि आज के जो हमारे टारगेट रखे गए हैं वो 20 में से आप लोगों का रहेगा 15 प्लस रहेगा। याद रखिएगा 15 प्लस प्रश्न आप लोगों को करना है। और एक अहम बात आप लोगों के लिए, तो जिन भाइयों बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपसे जुड़े रहें। और जिन भाइयों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। आज बहुत ही फटाफट प्रश्नों को करते चलेंगे। 20 प्रश्न जो रखे गए हैं बहुत ही जल्दी जल्दी प्रश्नों को करेंगे सॉल्व। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण युक्त अधिक प्रभावी होगी। पहला कह रहा है कि विभिन्न खेलों के खेल को कार्ड बनाना और शिक्षार्थियों को याद दिलाना। और दूसरा कह रहा है कि शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। और तीसरा कह रहा है कि शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधित कार्यक्रम को देखने और उस पर आधारित प्रश्नों की परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। और चौथा कह रहा है कि शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहले का आंसर हमारा क्या होगा, तो आशा करते हैं सभी लोगों का आंसर एक समान आना चाहिए। तो इसका आंसर होगा हमारे पहले का चौथा, विद्यार्थियों को जो अलग अलग खेल होते हैं मैदान पे ले जाना, उन्हें दिखाना और उस खेल को खिलाने के लिए कहना। यहाँ पे देखिए कार्ड बनाने से उनकी जो शारीरिक और मानसिक जो शक्तियाँ हैं वो विकसित नहीं हो सकती। यहाँ पे खेलों के नाम याद करने के लिए कह रहा है, सिर्फ तर्क का हो सकता है, शारीरिक पे नहीं हो सकता। यहाँ पे टेलीविज़न से संबंधित जो परियोजना बनाने की बात कर रहा है, जो खेल खेलने हैं उसे परियोजना बनाने की, लेकिन यहाँ पे उन्हें दिखाना भी है और उनकी गतिविधियों को सकारात्मक करना भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि आंचल अपनी कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल करने वाले कल्पनाशील प्रश्न पूछती है। इसके द्वारा वो उस प्रकार के उद्देश्य सुधार करना है। पहला कह रहा है कि संवेगात्मक कौशल में, दूसरा कह रहा है चिंतन कौशल में, तीसरा कह रहा है कि बोलने संबंधी कौशल में, और चौथा कह रहा है अवलोकन कौशल में। कह रहा है कि पाँचवा जो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि आंचल जो है कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन में कक्षा में अक्सर गहन जांच वाले पड़ताल वाले प्रश्न को कल्पना परक के प्रश्न पूछती है, यानी तर्क वाले प्रश्न पूछती है। इसका उद्देश्य सुधार करना क्या है। पहला कह रहा है कि संवेगात्मक कौशल में, चिंतन कौशल में, बोलने संबंधित में और अवलोकन संबंधित में। तो जल्दी से बताइए दूसरे का आंसर क्या होगा। तो दूसरे का आंसर एक सभी लोगों को पता चल गया। यहाँ पे कल्पना परक प्रश्न पूछ रही है, गहन जाँच विचार कर रही है, तो ये चिंतन कौशल से संबंधित होगा। तो इस आधार पर हमारा दूसरा सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, यानी जो पाठ्यक्रम है वो समाप्त हो जाए पढ़ाने के बाद, शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रकाशित करती है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि बड़ी संख्या में जो शिक्षार्थी हैं संबंधित अवधारणाओं को समझ नहीं पा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण क्या होगा। जो कक्षा 5 के शिक्षार्थी हैं उनके लिए अध्यापक जो है एक पाठ्यक्रम का आयोजन करता है और पढ़ाता है और कहता है, और उसके बाद ये जानने की कोशिश करता है कि इनमें से कितने बालकों की जो समझ है वो समझने की अवधारणा समझ कितनी विकसित हुई है। वो पाता है कि अधिकतर बालक जो होते हैं वो अवधारणा को समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है। पहला कह रहा है कि शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं है। दूसरा कह रहा है कि यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने की योग्य नहीं था। और तीसरा कह रहा है शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। चौथा कह रहा है कि उसने प्रकरण को पढ़ाने का सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया। तो जल्दी से बताइए तीसरे का आंसर क्या होगा हमारा। तीसरा का हमारा आंसर होगा चौथा, क्योंकि उसने जो प्रकरण पढ़ाए थे उसकी सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया। इस आधार पर हमारा तीसरे का चौथा सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, देखते हैं चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न ये कह रहा है कि कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन का एक भाग का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो कक्षा 5 का एक पाठ्य पुस्तक है उसमें सर्वेक्षण और लेखन का एक
पाठ है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला कह रहा है शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। दूसरा कह रहा है कि विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना। और तीसरा कह रहा है विद्यार्थियों के व्यवहार और कौशल में सुधार करना। और चौथा कह रहा है कि शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करता। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा चौथे का। तो अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो सर्वेक्षण और खेल का जो लेखन का जो भाग है, मुख्य उद्देश्य उसका क्या है, खोजने और सीखने पे अवसर देने पे बालकों को अधिक बल देता है। तो इस आधार पे हमारा चौथे का पहला सही होगा, क्योंकि यहाँ खोज और खोज के द्वारा सीखने की अधिक बल देता है, अवसर देने की बात कर रहा है, और सभी प्रश्नों में अवसर की बात और खोजबीन की बात नहीं कर रहा है। तो इस आधार पे हमारा चौथे का पहला सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर। देखते हैं पाँचवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। पाँचवां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखते हैं कितने लोगों का पाँचवां सही होता है। कह रहा है कि ईवीएस संक्षेपण अर्थ का प्रयुक्त होता है। कह रहा है ईवीएस संक्षेपण का अर्थ क्या है, उसका उसमें प्रयुक्त क्या होता है। पहला कह रहा है कि इन्वायरमेंटल साइंस, दूसरा कह रहा है इन्वायरमेंटल सोर्सेज, तीसरा कह रहा है कि इन्वायरमेंटल स्टडी, और चौथा कह रहा है कि इन्वायरमेंटल स्किल। तो जल्दी से बताइए पाँचवें का आंसर हमारा क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जल्दी से बता देंगे। तो इसका आंसर होगा हमारा तीसरा, इन्वायरमेंटल स्टडी। तो जो ईवीएस जो संक्षेपण का अर्थ होता है जो प्रयुक्त होता है, उसका एनवायरमेंटल स्टडी से तात्पर्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। देखते हैं छठा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। छठा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मानचित्र से ले लिया गया है एक प्रश्न को। कह रहा है कि ये 3 बार प्रश्न को रिपीट कर चुका है। सीटेट जो है 3 बार इस प्रश्न को रिपीट कर सका है, लेकिन अगली बार नहीं आया था, हो सकता है अगली बार आ जाए, तो हमने इस प्रश्न को रख लिया है। कह रहा है कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे गलत देखभाल हो गया है। कह रहा है कि दिल्ली के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। क्रमशः यह स्थित दिल्ली के किस भाग में स्थित है, किस दिशा में है। पहला कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम और उत्तर दक्षिण पूर्व, और दूसरा कह रहा है कि उत्तर और दक्षिण, और तीसरा कह रहा है दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में, और चौथा कह रहा है कि उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। आशा करते हैं छठे का आंसर सभी लोगों का सही होगा। तो जल्दी से बताइए छठे का आंसर क्या होगा हमारा। तो इसका आंसर सभी लोगों का समान होना चाहिए। तो देखते हैं कि कितने लोगों का सही होता है छठे का। तो छठे का आंसर होगा हमारा दूसरा उत्तर और दक्षिण में। आप लोगों को पता है कि ऊपर होता है हमारा उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूर्व और पूरब होता है, और इधर होता है पश्चिम। तो इस आधार पे हमारा बीच में दिल्ली अगर है तो ऊपर हो जाएगा हमारा उत्तर, यहाँ होता है हिमाचल प्रदेश, और नीचे होता है बीच थोड़ा सा मध्य के नीचे होता है हमारा मध्य प्रदेश। तो इस आधार पे हमारा जो दिल्ली के सापेक्ष होगा उत्तर और दक्षिण। तो दूसरा हमारा सही हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। देखते हैं सातवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। जो आप लोगों को आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, इसका तात्पर्य है कि अभी बहुत तगड़ी आंधी और पानी आ चुका है। इस आधार पे आवाज़ें थोड़ा सा शोरगुल होगा, लेकिन चिंता मत करिए, क्लास को जारी रखा जाएगा। सातवें प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण का उद्देश्य नहीं। यहाँ पे उद्देश्य की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे उद्देश्य नहीं है की बात कर रहा है। याद रखिएगा कि जो प्राथमिक स्तर पे जो पर्यावरण का अध्ययन शिक्षण है, किसका उद्देश्य नहीं है। पहला कह रहा है कि शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन सुनिश्चित करें, यानी कड़े अनुशासन की बात कर रहा है प्राथमिक स्तर पर। दूसरा कह रहा है कि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवसर प्रेरित करना, और तीसरा कह रहा है कि बच्चों को निकटतम परिवेश में से परिचित प्राप्त कराने और अवश्य प्रेरित करना चाहिए, और चौथा कह रहा है कि जो विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है बाहरी दुनिया से जोड़ के पढ़ाया जाए। तो सातवें का आंसर अभी तक आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो ये भी सही हो गया। जो पर्यावरण स्तर की जो अध्ययन शिक्षण होती है उसके अनुसार ये पहला भी सही होगा, क्योंकि प्रेरित करने के लिए अभिप्रेरित करने की बात कर रहा है। तीसरा कह रहा है कि जो परिवेश है, जो उनके निकटतम यानी आसपास में जो परिवेश है उससे अभिप्रेरित करने की बात कर रहा है, ये भी सही हो गया। चौथा कह रहा है कि अधिगम की विद्यालय में जो पढ़ाया जा रहा है और बाहरी दुनिया से जोड़ के पढ़ाया जाए बच्चों को। तीसरा पे चौथा भी सही होगा। बचा कौन हमारा पहला, तो यहाँ पे कड़े अनुशासन की बात कर रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो यही आधार पे हमारा सातवें का पहला सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। देखते हैं आठवां प्रश्न क्या कह रहा है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे पीलिया होगा, यहाँ पे पीलिया की बात होगा, टाइप करने में गलत हो गई है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है। एक डॉक्टर है, एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है, साथ में उसके गुड़ भी कहता है खाने के लिए, आंवला भी कहता है, हरी पत्तीदार सब्जियाँ जरूर खाने के लिए सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित है। पहला कह रहा है मियादी बुखार, दूसरा कह रहा है कि मलेरिया, तीसरा कह रहा है कि
अनीमिया, चौथा कह रहा है कि ये हाँ होगा पीलिया, होगा पीलिया से है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा कि एक डॉक्टर जो है कुछ दवाइयाँ एक मरीज को लिखता है और साथ में कहता है कि आप गुड़ भी खाइए, आंवला भी खाइए और हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाइए। ये सुझाव देता है। ये मरीज किस रोग से पीड़ित है? पहला कह रहा है मियादी बुखार, दूसरा कह रहा है मलेरिया, तीसरा कह रहा है अनीमिया, चौथा कह रहा है पीलिया। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। आठवें का आंसर क्या होगा? तो आठवें का आंसर होगा हमारा तीसरा, अमीनिया, अनीमिया, अनीमिया से प्रेरित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नवें प्रश्न की ओर देखते हैं। नवा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? नवा प्रश्न क्या कर रहा है? ये देखिए खाना बनाने की विधि है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। ये 2 बार पूछ चुका है प्रश्न सीटेट में, तो हो सकता है इस बार आ जाए क्योंकि अगली बार आया था ये प्रश्न। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। यहाँ पे खाना बनाने के ढंग तरीके दिए गए हैं, किस तरह से खाना आप बना सकते हैं। पहला कह रहा है सेक कर, उबाल कर, बेल कर, और दूसरा कह रहा है कि तल कर, भिगो कर, सुन और भून कर, तीसरा कह रहा है कि सेक कर, तल कर, भून कर, और चौथा कह रहा है कि उबाल कर, भून कर और गूंथ कर और भून कर। तो जैसे बनाइए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये तो लेडीज जो भाई बहनें जो बहनें हैं उनका आंसर सही ही आना चाहिए क्योंकि वो खाना बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट होती हैं। उनसे अच्छा कोई नहीं जान सकता कि खाना बनाने के तरीके क्या होता है। पहला कह रहा है कि सेक कर, उबाल कर, बेल कर, दूसरा कह रहा है तल कर, भिगो कर, भून कर, और तीसरा कह रहा है सेक कर, तल कर, भून कर, और चौथा कह रहा है उबाल कर, गूंद कर और भून कर। तो जल्दी से बताइए नौवें का आंसर क्या होगा हमारा। तो नौवें का आंसर होगा हमारा तीसरा, सेक कर, तल कर, भून कर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 10वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है? ये प्रश्न कई बार आ चुका है। रेगिस्तान ओक, 10वां प्रश्न कह रहा है रेगिस्तान ओक जो है, रेगिस्तान में एक ओक का पेड़ है उसके बारे में बता रहा है कि रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती है, भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुँच जाए। इस पेड़ की जड़ें की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? कह रहा है कि एक ओक का पेड़ है रेगिस्तानी, वो जो होता है ज़मीन के अंदर तक उस गहराई तक जाता है जब तक कि पानी ना मिल जाए। उसकी जो जड़ें होती हैं उसके पेड़ से 30 गुना अधिक होती हैं, यानी 30 फुट अधिक अंदर तक जाती हैं। ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? पहला कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा कह रहा है राजस्थान, तीसरा कह रहा है अबू धाबी, तीसरा चौथा कह रहा है कि रूस। तो जल्दी से बताइए 10वें का आंसर क्या होगा हमारा। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। 2000 सी टेट 2008 में 2018 में पूछा गया है। ये सी टेट 2018 में ये प्रश्न आ चुका है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, अबू धाबी में, या फिर रूस में जो रेगिस्तानी ऊख है कहाँ पाया जाता है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। 10वें का आंसर जो होगा हमारा, जल्दी से बताइए 10वें का आंसर क्या होगा हमारा। तो 10वें का आंसर होगा हमारा पहला। 10वें का आंसर होगा हमारा पहला, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 11वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। और हाँ, एक सूचना आप लोगों के लिए है कि जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो जल्दी से हमारे परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप भाई और बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न की ओर। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। तो कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट के सही कथन को चुनिए। माउंट एवरेस्ट जो है उसका सही कथन चुनिए। पहला कह रहा है कि यह नेपाल का भाग है, इसकी जो चोटी है लगभग 8,900 मीटर है, और दूसरा कह रहा है यह भारत का एक भाग है जिसकी चोटी लगभग 9,850 मीटर है, और तीसरा कह रहा है कि यह तिब्बत का एक भाग है जिसकी चोटी ऊंचाई लगभग जो चोटी है उसकी ऊंचाई लगभग 9,850 मीटर है, और चौथा कह रहा है कि यह जम्मू कश्मीर का भाग है जिसकी चोटी 8,900 मीटर है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। पहले पे जा रहे हैं, दूसरे पे जा रहे हैं, तीसरे पे, आप चौथे। जो माउंट एवरेस्ट का सही कथन है कौन सा है? माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है, भारत में है, भारत के तिब्बत में है, या फिर भारत के जम्मू कश्मीर में है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 11वें का आंसर होगा हमारा पहला, ये नेपाल का एक भाग है। जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में है, इसकी ऊंचाई जो है 8,900 मीटर है। क्योंकि याद रखिएगा जो माउंट एवरेस्ट की जो 2011 में माप किया गया था उस समय माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर था। फिर इसके बाद 50 मीटर हुआ, 8,850 मीटर, क्योंकि ये 2 वर्ष में लगभग 5 मीटर तक बढ़ जाता है। ये हर 2 साल में 5 मीटर तक इसकी जो पृथ्वी की प्लेटें हैं आपस में टकराती हैं, और टकराने के बाद एक उभार सा होता है, इधर से भी टकराती है, इधर से टकराती है, तो जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग बढ़ती चली जाती है। इस समय जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हो गई है ये लगभग हो गई है 8,900 मीटर के करीब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 12वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 12वां प्रश्न ये हमारा कह रहा है कि कांसा 2 धातुओं के
मिश्रण है। ये धातु हैं जो कांसा है, दो धातुओं के मिश्रण से बना है। वो दो धातुएं कौन सी है? पहला कह रहा है कि तांबा टीन, दूसरा कह रहा है तांबा और लोहा, तीसरा कह रहा है कि एल्युमिनियम और टीन, और चौथा कह रहा है कि तांबा और जस्ता। ये 17 में पूछा गया था। ये CTET के 2017 के प्रश्न में पूछा गया था। ये तो जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? तांबा टीन से मिलकर कांसा बना है, या फिर तांबा लोहा से मिलकर बना है, एल्युमिनियम टीन से, या फिर तांबा और जस्ता से बना है। तो जल्दी से बताइए 12वें का आंसर कौन सा होगा? तो हमारा 12वें का आंसर होगा पहला, तांबा और टीन के दो मिश्रण से ये कांसा के जो कांसा पदार्थ है वो बना हुआ है। तो 12वें का आंसर हमारा पहला होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक सभी लोग एकदम बढ़िया करते चले जा रहे हैं, और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग चैनल को छोड़ के जल्दी से वीडियो को छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि शायद कुछ नया मिल जाए। तो चलिए देख रहे हैं कि हमारा 13वां क्या कह रहा है कि कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी कौन है? कह रहा है कि मनुष्यों की तुलना में, यहाँ पे हमारी तुलना में बात कर रहा है, यानी हमारी से मतलब है मनुष्यों से। तो मनुष्यों की तुलना में कुछ पक्षी जो होते हैं वो 4 गुना अधिक देख सकते हैं। ये पक्षी कौन सा है? बाज, कबूतर, तोता, दूसरा कह रहा है चील, बाज, गिद्ध, और तीसरा कह रहा है कि फख्ता, कौवा, मोर, और चौथा कह रहा है कि कौवा, चील, बुलबुल। तो जल्दी से बताइए 13वें का, क्योंकि ये मैराथन क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 4 गुना कौन देखता है और 6 गुना अधिक कौन देखता है। तो जल्दी से बताइए 13वें का आंसर क्या होगा हमारा? तो 13वें का आंसर होगा हमारा दूसरा, चील, बाज और गिद्ध। याद रखिएगा जो पक्षी होता है ये तीनों जो पक्षियाँ होती हैं ये मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दिखता है। लेकिन याद रखिएगा ये प्रश्न और भी आ सकता है कि जो पशुएं होती हैं, अगर पशुओं की बात कर दिया जाए तो याद रखिएगा कि वो मनुष्यों की तुलना में 6 गुना अधिक दिखते हैं। अगर पशुओं की शेर, बाघ और चीते की बात कर दिया जाए तो ये मनुष्यों की तुलना में 6 गुना अधिक दिखते हैं। लेकिन अगर पक्षियों की बात कर दिया जाए यहीं पे चील, बाज और गिद्ध की, तो ये 4 गुना अधिक दिखते हैं। याद रखिएगा जो चील, बाज, गिद्ध होते हैं 4 गुना अधिक दिखते हैं, और शेर, चीता, बाघ जो होते हैं ये 6 गुना अधिक मनुष्यों की तुलना में दिखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 14वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 14वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 14वां, याद रखिएगा, छूटने ना पाए ये प्रश्न, सभी लोगों का सही होना चाहिए। कह रहा कि सालनी कक्षा के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण में परिचित करना चाहती है। उन्हें जो सालनी है कक्षा में शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित करना चाहती है, उन्हें क्या कहते हैं? पहला कह रहा क्या उसका उन्हें मतलब किसके माध्यम से करा सकती है? पहला कह रहा है कि पोषक तत्वों में भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन उदाहरण देकर करिए कि जो पोषण तत्व हैं उससे भरपूर प्रकार के उदाहरण देकर, और दूसरा कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करें, यानी चार्ट पर विभिन्न प्रकार के जो भोजन है उसको दिखाना। और तीसरा कह रहा है शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उन्हें तत्वों पर अवलोकन करें, और जो उनके जो बॉक्स में रखे गए हैं भोजन उस पर अवलोकन करें, यानी देखें, और उसकी व्याख्या करनी चाहिए। और चौथा कह रहा है कि सामपट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। तो जल्दी से बताइए इस 14वें का आंसर क्या होगा? पहले पे आप लोग जा रहे हैं, दूसरे पे, तीसरे पे, या फिर चौथे पे? तो 15वें का आंसर जल्दी से बताइए। तो 15वें का आंसर 14वें का आंसर बताइए। 14वें का आंसर होगा हमारा तीसरा। जो बालक होते हैं वो अनेक समाज से अलग अलग परिवार से आते हैं, तो उनके टिफिन में जो होता है अलग अलग पकवान भी प्रस्तुत होंगे। इस आधार पे हमें उनसे कहना चाहिए कि अपने टिफिन बॉक्स खोलो और उन्हें देखो कि कौन से जो भोजन है और उसमें कौन कौन सी पोषक तत्व पाए जाते हैं, उससे बताना चाहिए। इस आधार पे हमारा 14वें का तीसरा सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 15वां प्रश्न क्या कह रहा है। 15वां प्रश्न ये कह रहा है हमारा कि जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह यहाँ पे खाली स्थान है, यह में शिक्षार्थियों की मदद करना चाहती है। यानी शिक्षार्थियों को किस प्रकार मदद करनी चाहती है? पहला कह रहा है कि दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव करके, दूसरा कह रहा है कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़कर, और तीसरा कह रहा है कि जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके लिए नशीलता विकसित करना, और चौथा कह रहा है कि जीव जंतु सर्वेक्षण के कौशलों को विकास गांव के एक छात्र में होना चाहिए। तो जल्दी से बताइए 15वें का आंसर क्या होगा। आशा करते हैं 15वें का आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा और आंसर भी आना शुरू हो गया। तो 15वें का आंसर जो होगा हमारा दूसरा होगा। 15वें का आंसर कौन सा होगा? दूसरा। ये कह रहा है कि कक्षीय अधिगम को, यहाँ पे अधिगम की बात कर रहा है, अधिगम को वास्तविक जीवन यानी जो बाहरी जीवन है उससे परिस्थितियों से जोड़ के पढ़ाने की बात कर रहा है। जो वास्तविक यानी विद्यालयी और बाहरी जीवन परिवेश से जोड़ने की बात कर रहा है। तो इस आधार पे हमारा दूसरा सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं
16वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए बाल मनोविज्ञान के प्रश्न आ गए हैं, इसे गलत मत करिएगा। सिर्फ 4 प्रश्न बाल मनोविज्ञान के लिए गए हैं और वो भी इतने महत्वपूर्ण हैं कि आप लोगों की दिमाग जो है तर्क करना बंद कर देंगे। लेकिन देखिए कितने लोगों का सही होता है। 16वां कह रहा है कि किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण क्या है। यहाँ पे द्वंद्व की बात कर रहा है। यहाँ पे किशोरों में द्वंद्व उभरने की प्रमुख कारण क्या है। पहला कह रहा है कि पीढ़ियों का अंतर, दूसरा कह रहा है कि अवसरों की प्रतिकूलता, और तीसरा कह रहा है कि निराशा तथा निस्सहायता, और चौथा कह रहा है किशोरावस्था में स्वप्न प्रदर्शन यानी कल्पना की बात कर रहा है, यानी कल्पना में डूब जाते हैं। इसके द्वारा वे प्रमुख द्वंद्व की यानी सोचने लगते, उथल पुथल होने लगती है उनके अंदर कि हम क्या करें क्या नहीं करें। यही होता है द्वंद्व। तो चलिए बताइए 16वें का आंसर क्या होगा। पहला होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो आंसर सभी लोगों के समान होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा हमारा 16वें का पहला, पीढ़ियों में अंतर। जो पीढ़ियाँ होती हैं यानी अनुवंशिकता होती है उसके अनुसार होता है। किशोरों में द्वंद्व उभरना चालू हो जाता है, यानी जो हमारे दादा दादी ऐसे की हैं तो आपको ऐसे रहना चाहिए, जिसके आधार पे वो सोचते हैं कि हमें कुछ नया करना चाहिए, उनके अंदर द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। तो उस आधार पे हमारा पहला सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 17वें आंसर पे, देखते हैं 17वें प्रश्न पे क्या कर रहा है हमारा। 17वां प्रश्न ये कर रहा है कि जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक प्रयोग करेगा। कह रहा है कि जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत से सिखाना हो तो अध्यापक क्या प्रयोग करेगा। पहला कह रहा है कि आगमन विधि, दूसरा कह रहा है निगमन, तीसरा कह रहा है विश्लेषण, चौथा कह रहा है कि कहानी कथन विधि। तो जल्दी से बताइए। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे ना तो प्राथमिक की बात किया है और ना ही फिर उच्च कक्षाओं की बात किया है। तो यहाँ पे अपने तर्क शक्ति का प्रयोग करके बताइएगा। यहाँ पे कह रहा है जब बच्चे कोई नियम या सिद्धांत सीखना हो तो, जब बच्चों को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक क्या प्रयोग करेगा। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे ना तो प्राथमिक की बात किया है और ना ही उच्च की बात किया है। तो इस आधार पे आपको सोचना होगा अपने तर्क शक्ति के द्वारा कि कौन सा हमारा उत्तर सही होगा। तो जल्दी से बताइए 17वें का आंसर क्या होगा। तो 17वें का आंसर सभी लोगों का सही होगा और ये होगा हमारा आगमन विधि। यानी जो उनके आगमन विधि का अर्थ ये होता है उदाहरण के द्वारा उन्हें प्रस्तुत करके सिद्धांतों को सिखाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 18वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। तो अपने आंसर जो है 20वां प्रश्न आप ही लोगों के लिए छोड़ा गया है, लेकिन उससे पहले 2 प्रश्न बचे हैं उसको देख ले रहे हैं। कह रहा है कि भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु क्या है। भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु क्या है। तो जल्दी से बताइए 18वें का क्या होगा। पहला कह रहा है 10 से 16 वर्ष, दूसरा कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष, और तीसरा कह रहा है 1 से 3 वर्ष, और चौथा कह रहा है 5 से 10 वर्ष। तो जल्दी से बताइए कि भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है। परीक्षण जल्दी से बताइए 18वें का आंसर क्या होगा। तो 18वें का आंसर बताइए जल्दी से। 18वें का आंसर होगा हमारा पहला 10 से 16 वर्ष, यानी शैशवावस्था के बाद, बाल्यावस्था के बाद जो किशोरावस्था की शुरुआत होती है, किशोरावस्था की शुरुआत होती है उसमें भूल भैया परीक्षण का प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि जो बालक होता है शैशवावस्था में ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रयोग करता है, अपने क्रिएटिविटी को प्रस्तुत करता है, लेकिन बाल्यावस्था में बालक को क्या होता है कि अगर भूल भुलैया परीक्षण का प्रयोग करेंगे तो बालक को जिस गति की ओर मोड़ेंगे वो उसी तरफ चलेंगे। लेकिन किशोरावस्था में क्या होता है, उनकी जो भूल भुलैया परीक्षण का जो प्रयोग करेंगे तो उनकी मानसिक और तार्किक सोचने विचारने की शक्ति मजबूत होगी। इस आधार पर हमारा पहला सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 19वां प्रश्न की ओर, देखते हैं 19वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 19वां प्रश्न ये हमारा कह रहा है कि छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जो छोटी कक्षाएं, यहाँ पे छोटी कक्षा से तात्पर्य है आपका प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। पहला कह रहा है पढ़ाने की उत्सुकता होनी चाहिए, दूसरा कह रहा है धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, तीसरा कह रहा है शिक्षा विधियों का ज्ञान होना चाहिए, और चौथा कह रहा है मानक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो जल्दी से बताइए 19वां का आंसर क्या होगा। 19वां के आंसर क्या होगा। जो छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगी। पहला कह रहा है कि उत्सुकता होनी चाहिए, पढ़ाने की उत्सुकता होनी चाहिए, दूसरा कह रहा है धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, तीसरा कह रहा है कि शिक्षा विधियों का प्रयोग करना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, और चौथा कह रहा है कि मानक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो जल्दी बताइए, छोटी कक्षाओं की बात कर रहा है तो जल्दी बताइए। तो छोटी कक्षा के लिए हमारा आंसर होगा हमारा दूसरा, क्योंकि धैर्य और दृढ़ता के साथ ही हम छोटी कक्षाओं में पढ़ा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत ही चंचल होते हैं। छोटी कक्षाओं में बालक जो होते हैं बहुत ही चंचल होते हैं, चंचल स्वभाव होता है उनका। उनके साथ हमें धैर्य और दृढ़ता के साथ उन्हें पढ़ाना चाहिए।
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 20वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ये प्रश्न आप ही लोगों के लिए रखा गया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न आप ही लोगों के लिए रखा गया है। इस प्रश्न को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और ये भी बताना है आप लोगों को 20 में से कितने लोगों का 15+ गया है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। आप इस कथन से पूर्ण सहमत हैं, पूर्णतः सहमत है। दूसरा कह रहा है संभवतः सहमत हैं और कह रहा है असहमत हैं और चौथा कह रहा है कि कुछ सीमा तक सहमत है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। यहाँ पे सामाजिक भावना की बात कर रहा है, यानी समाज में जो हो रही है उससे बात कर रहा है। तो आप अब समझ ही गए होंगे कि बालक का विकास जो होता है वो गर्भावस्था से ही शुरू होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए बात कर रहा है सामाजिक स्तर की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब आप लोग सोच समझ के दीजिएगा कि पहला पूर्ण सहमत है, पूर्णतः सहमत है, दूसरा कह रहा है संभवतः सहमत है, तीसरा कह रहा है असहमत है, चौथा कह रहा है कुछ सीमा तक सहमत है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और आप लोगों को ये PDF जो है नीचे मिल जाएगा। तो जल्दी से बताइएगा कि आज के प्रश्न कितने अच्छे रहे आप लोगों को और अगली क्लास किस पे बनाई जाए, इसका अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आज के प्रश्न अच्छे लगे होंगे तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन भाइयों ने अभी तक नहीं किया है, और लाइक और कमेंट करना न भूलें। तो चलिए।